नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पाठ में। हिंदी साहित्य के इतिहास के इस पाठ्यक्रम में पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और काल विभाजन। आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। किसी समाज या देश का साहित्य उसके परिवेश में ही सृजित होता है। परिवेश का प्रभाव साहित्य पर अनिवार्य तौर पर पड़ता है। किसी साहित्य के मूल्यों को समग्रता में ग्रहण करने के लिए तत्कालीन परिवेश का बोध होना जरूरी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा के बारे में विद्वानों में मत भिन्नता है। 7वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक के काल को हिंदी का आदिकाल माना जाता है। इस काल की राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक प्रक्रियाओं और शासकीय नीतियों में आम जन की विशेष भूमिका नहीं थी। यद्यपि राजनीतिक परिघटनाओं का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ता था। सामाजिक जनजीवन पर राजनीति से अधिक धर्म का नियंत्रण था। धार्मिक व्यवस्थाएं उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती थी। हिंदी साहित्य का सृजन क्षेत्र उत्तर भारत है। आदिकाल के हिंदी साहित्य की संवेदना की बुनावट और उसके मर्म को समग्रता जानने के लिए इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। आदिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। केंद्रीय शासन की समाप्ति से राजाओं के परस्पर युद्ध और विदेशी आक्रमण, तुर्कों के शासन की स्थापना। इस परिस्थिति पर विचार करके हम इसके साहित्य पर प्रभावों की चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की केंद्रीय शासन सत्ताएं छिन्न भिन्न हो गई। केंद्रीय सत्ता के अभाव में छोटे छोटे राजनीतिक केंद्र उभर कर आए। छोटे छोटे सामंतों ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में लड़ने लगे। 9वीं-10वीं शताब्दी में राजपूतों का उदय इस काल की महत्वपूर्ण घटना है। राजपूतों में 4 वंश प्रतिहार, चहमान या चौहान, सोलंकी और परमार या पंवार महत्वपूर्ण थे। छोटी छोटी घटनाओं को प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर प्रत्येक राजवंश युद्धों में उलझा रहा। इस समय की राजनीतिक और महत्वपूर्ण घटना है विदेशी आक्रमण। अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश के शासक महमूद ने मध्य एशिया पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की ठानी। उसने भारत की अपार संपदा को लूटने के लिए आक्रमण किए। लगभग हर साल फसल के समय आक्रमण करके लूट मार करके चला जाता और मध्य एशिया के आक्रमणों में व्यस्त हो जाता था। सन 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारियों की भारत में कोई रुचि नहीं थी। भारत के शासक निश्चिंत हो गए और आंतरिक कलह में उलझकर रह गए। राजपूत जातियां 11वीं व 12वीं शताब्दी में एक दूसरे के विरुद्ध निरंतर युद्ध करती रही। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष तो प्रसिद्ध हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में गोरी के सुल्तान मुहम्मद ने आक्रमण किया। वह महमूद गजनी की तरह लूट मार के इरादे से नहीं, बल्कि यहाँ राज्य स्थापित करना चाहता था। सन 1182 में सिंध के शासकों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और 1185 में उसने लाहौर जीत लिया। भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूतों ने त्राइन के मैदान में उसे करारी शिकस्त दी। परंतु कुछ महीने बाद सन 1192 में उसने फिर आक्रमण किया और पृथ्वीराज को हरा दिया। दिल्ली पर अधिकार करके उसने अजमेर को अपने अधीन कर लिया। सन 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई, लेकिन तुर्क अफगान वापस नहीं गए और यहाँ अपना राज्य कायम किया। मोहम्मद गोरी की विजय के साथ भारत में एक अलग किस्म की राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश का शासन रहा। यह समय युद्धों से भरा समय है। ये शासक इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनका शासन इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं था। धर्म की अपेक्षा अपने राजनीतिक
वे शासकीय हितों को ही प्राथमिकता देते थे और इसी के अनुसार अपने सारे निर्णय करते थे। दिल्ली में तुर्क सल्तनत की स्थापना के समय से ही सुल्तानों ने अपना शासन शरीयत के आधार पर नहीं चलाया। शरीयत की जगह राजनीतिक और सामरिक ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया था। सुल्तान अल्तमश के बारे में यह प्रचलित है कि उसके लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं था कि वह विश्वास को केंद्र में रखे। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसका अपना विश्वास बना रहे। बलबन के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वह एक कदम और आगे चला गया था। उसने सुल्तान से यह भी अपेक्षा नहीं की कि उसका कोई विश्वास हो ही, और ना ही उसे किसी धर्म या मत को संरक्षण देने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि वह न्यायकारी हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया कि उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके निर्णय शरीयत के मुताबिक हैं या नहीं। उसने जो कुछ भी राज्य के हित में उचित समझा उसी का पालन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म विशारदों और धार्मिक कानून के संरक्षकों को शासन के ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वह हमेशा ही दार्शनिकों और तर्कशास्त्रियों की संगत पसंद करता था। शासक अपने धार्मिक कानून के अनुसार राजनीतिक निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि राजनीति के अनुसार वे अपने राज्य के फैसले करते थे। उलेमा और राजाओं के दृष्टिकोण में अंतर था। तुर्कों के शासन से परंपरागत शासकीय मान्यताओं को चुनौती मिली। अब हम चर्चा करेंगे कि इस राजनीतिक परिस्थिति ने साहित्य को किस तरह से प्रभावित किया। केंद्रीय सत्ता का वर्चस्व समाप्त होने से छोटे छोटे स्थानीय शासन स्थापित हुए। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए परस्पर युद्ध करने लगे। इस स्थिति ने साहित्य की रचना का ढर्रा बदल दिया। राजा युद्ध में व्यस्त रहते थे और उनके दरबारियों को भी उनके साथ रहना होता था। कवियों के युद्ध के प्रत्यक्ष अनुभव हुए। इतने सजीव चित्रण शायद तभी संभव हुए। केंद्रीय शासन में दरबार में संस्कृत का पांडित्य प्रदर्शन साहित्य का पर्याय था। साहित्यकार राज दरबार की शोभा थे। उनके अनुभव भी राज दरबारों की रुचियां और जीवन और उनके साहित्य को दिशा और गति प्रदान कर रहे थे। सत्ता का केंद्रीकरण के छिन्न भिन्न होने से राजाओं का जीवन भी बदला और तदनुरूप उनकी सांस्कृतिक जरूरतें भी। छोटी छोटी घटनाओं को प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर युद्धों का सिलसिला निरंतर जारी रहा। प्रत्येक राजवंश युद्धों में उलझा रहा। निरंतर युद्धों में रहने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उत्पादन स्थानीय जरूरतों के लिए होता था। कर बहुत ज़्यादा थे, इसलिए अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रयास नहीं किए जाते थे। अधिक पैदावार होने पर जमींदार अधिक कर वसूल करते। अधिक पैदावार से उत्पादकों को कुछ हासिल नहीं था, इसलिए वे अतिरिक्त उत्पादन के प्रति उत्साहित भी नहीं थे। कृषक केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए फसल उगाते। कुलीन वर्ग स्वयं खेती नहीं करता था, लेकिन कृषकों से खेती करवाता था। जाति व्यवस्था के कारण खेती करना हीन समझा जाता था। बौद्ध विहार भी अपनी खेती कृषकों से करवाते थे जो शूद्र वर्ण के होते थे। किसान सामंतों के अधीन थे और समस्त राजनीतिक और आर्थिक सत्ता कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत थी। सामंती ढांचे में उपसामंतों की वृद्धि के कारण राजा और प्रजा दोनों की स्थिति कमजोर हो गई और सामंत फलने फूलने लगे। सामंतों और राजाओं का अतिरिक्त धन उनके महलों की भव्यता और मंदिरों पर खर्च होता था। राजसी वैभव का खूब प्रदर्शन होता था। नकद, स्वर्ण, मूर्तियों व रत्नों के रूप में मंदिरों में अपार संपदा होती थी। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण से महमूद गजनी को इतनी मात्रा में प्राप्त हुई दौलत से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मंदिर में इतना धन कैसे एकत्रित हुआ, इसकी पड़ताल करना हमारा विषय नहीं है। ग्रामीण अर्थतंत्र में श्रम की विशिष्टता के कारण गांवों में उपजातियों की संख्या बढ़ी। तकनीकी ज्ञान रखने वाली जातियों को हीन समझा जाता था और इन व्यवसायों को बुरा समझा जाता था। सामाजिक प्रमुखता के लिए ब्राह्मणों और वणिकों में संघर्ष हुआ। भूस्वामी बनकर और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके ब्राह्मण विजयी हुए। वणिक वर्ग के पतन के कारण बौद्धों की स्थिति भी कमजोर हो गई, क्योंकि आर्थिक सहायता के लिए वे वणिकों पर निर्भर थे। केवल पूर्वी भारत में राजकीय संरक्षण के कारण बौद्धों का प्रभुत्व रहा।
सामंती समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। सामंत कई कई स्त्रियां रखते थे, राजा के लिए वह एक भोग्या मात्र थी। स्त्री के लिए युद्ध होते थे। सामंती नजरिए का प्रभाव धार्मिक संरचनाओं पर भी पड़ा। मंदिरों में देवदासियां रखने का चलन आरंभ हुआ। सिद्धों ने अपनी साधना पद्धति में सहवास सुख को ब्रह्मानंद के समकक्ष संज्ञा दी। वर्ण व्यवस्था का ढांचा शिक्षा के ढांचे से संबद्ध था। ब्राह्मणों के केंद्रों में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा धार्मिक होती जा रही थी। प्राचीन धर्म ग्रंथों पर बल देने से औपचारिक शिक्षा रटंत विद्या बनकर रह गई, जिसमें तथ्यों पर, तर्क पर जिज्ञासा शांत करने की गुंजाइश नहीं थी। धर्म की शिक्षा पर जोर देने से बौद्धिक परंपरा के विकास को गहरा आघात पहुंचा। शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी, जिस कारण औपचारिक शिक्षा सामाजिक व आर्थिक अभिजात्यों तक सीमित होकर रह गई। बौद्ध विहारों में शिक्षा उदार थी। इसके केंद्र पूर्वी भारत में थे। तुर्कों द्वारा इनको नष्ट कर देने से यह समाप्त हो गई। तुर्कों ने कुछ कार्य ऐसे किए जिससे यहाँ के जनजीवन को गति मिली। उन्होंने नए नगर बसाए और आबाद किए। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण किया, जिससे ज़मीनें उपजाऊ हुई और उपज में बढ़ोतरी हुई। इससे राजस्व भी बढ़ा। इतिहासकारों ने इस बात को बताया है कि आदिकाल के समय में भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। राजा अपने अधीन अधिकारियों की भूमि अनुदान में देता था। नकद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान ने सामंती प्रक्रिया को बल दिया। खेती का काम शूद्र करते थे, जो वास्तव में भूमि से बंधे होते थे। ये अपनी पैदावार का निश्चित अंश जमींदार को देते थे। सामंतों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार था, जिसका एक हिस्सा वह राजा को देता था और शेष में से सेना रखेगा, और राजा को जब जरूरत पड़ने पर सेना राजा की सेवा में हाजिर करेगा। युद्धों की अधिकता से सामंती सैनिकों की व्यवस्था प्रबल हुई, जिससे राजपूत वंशों के उत्थान में वृद्धि हुई। सन 1000 के आसपास पहले की अपेक्षा अधिकारियों की भूमि अनुदान अधिक दिए जाने लगे। धार्मिक क्षेत्र में यह समय बौद्धों का अवसान काल है। बौद्ध धर्म की कई शाखाएं उभर आई थी। हीनयान, महायान, वज्रयान और सहजयान। हीनयान बौद्ध दर्शन और शिक्षाओं को मूल रूप में रखने और व्यक्तिक निर्वाण पर बल देता था। महायान ने बौद्ध धर्म की मूल परंपराओं को त्याग कर इसमें योग और भक्ति की परंपराओं को जोड़ दिया। धीरे धीरे तंत्र मंत्र, हठ योग, पंचमकार इनकी साधना पद्धति का हिस्सा बन गए। इन शाखाओं से सिद्ध और नाथ पंथ अस्तित्व में आए। सामाजिक तौर पर ये समतामूलक मूल्यों के पक्षधर थे। वर्ण धर्म के सामाजिक भेदभाव की विचारधारा तथा धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों की बेबाक आलोचना करते थे, जिस कारण समाज के निम्न वर्गों में इनकी गहरी पाठ थी। अपनी उलट भाषियों से युक्त प्रतीकात्मक भाषा से साधारण जन को चमत्कृत करते थे। सिद्ध और नाथ अपनी साधना पद्धति की असंगतियों के कारण जनजीवन से कटे हुए थे। सिद्धों ने साधना पद्धति में तंत्र मंत्र व वामाचार को अनिवार्य सा कर दिया था। वे भोगवाद का शिकार हो गए थे। नाथ पंथ अपनी कठोर जीवन पद्धति व गृह त्याग के सिद्धांत के कारण सामाजिक जीवन से दूर हो गया। केंद्रीय सत्ता टूटने से धर्मों की केंद्रीयता भी टूट गई। जिस तरह राजाओं में सत्ता संघर्ष हो रहा था, धर्मों में भी संघर्ष शुरू हो गया। बौद्धों और ब्राह्मणों में संघर्ष होने लगे। धर्मों में विकृतियां आई। धर्म में जादू टोने, तंत्र मंत्र का प्रवेश हुआ। सिद्धों और नाथों में ही नहीं, बल्कि वैष्णव और शैव मतों में भी इनका प्रवेश हुआ। बौद्धिक स्तर पर शंकराचार्य ने बौद्ध और जैन धर्म को चुनौती दी। जैन धर्म इसलिए समाप्त नहीं हुआ क्योंकि उसे पश्चिमी भारत के व्यापारियों का समर्थन था। बौद्ध धर्म का विकास अवरुद्ध हो गया क्योंकि व्यापार कमज़ोर पड़ गया। व्यापारी ब्राह्मण सत्ता संघर्ष में ब्राह्मण सामंतों के साथ जुड़े और भूस्वामी बन गए। इस काल में ही भारत में सूफियों का आगमन हुआ। सूफी यहाँ के जीवन में पूरी तरह रम गए। शेख फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, कलंदर आदि सूफियों ने भारतीय समाज को गहरे से प्रभावित किया। लाहौर, मुल्तान,
उच्च, अधोजन, सरहिंद, हांसी, समाना, पानीपत, करनाल, दिल्ली और अजमेर सूफियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। सूफियों की खानगाहों में मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी जा सकते थे। इस संगति से एक नई संस्कृति पनप रही थी। खानगाहें मनुष्यों में समता का संदेश दे रही थी। वहाँ ऊंच नीच सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था। इससे जाति प्रथा निर्मित सामाजिक स्तरीकरण तथा भेदभाव को करारा झटका लगा। निरअहंकार सूफी संत भारतीय जनता को अच्छे लगने लगे थे। सूफियों के एकेश्वरवाद और मानवों में समानता व भाईचारे के संदेश ने परंपरागत तौर पर चली आ रही जीवन पद्धति की चूल्हे हिला दी। सूफियों ने भारत की जनभाषाओं में अपनी रचनाएं की। इससे जनभाषाओं का विकास हुआ। शेख फरीद ने पंजाबी, शेख मोहम्मद ने मराठी में लिखा। अमीर खुसरो का इस संबंध में विशेष योगदान है। खान पान, पहनावा, संगीत, स्थापत्य कला, जीवन के हर पहलू पर प्रभाव पड़ा। शासक चाहे राजनीतिक सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहे, लेकिन लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सांस्कृतिक सम्मिश्रण से एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी। इस सांस्कृतिक जमीन पर ही बाद में अनेक पंथों का जन्म हुआ, जिन्होंने सामाजिक वर्चस्व को चुनौती दी। तुर्कों के आगमन से पहले शिक्षा, साहित्य व राजकाज की भाषा संस्कृत थी। तुर्कों ने इस स्थिति को बदल दिया। जनभाषाओं में साहित्य की रचना ने जोर पकड़ा। आदिकाल में साहित्य की रचना के 3 केंद्र थे। राजाओं के दरबार में रचित साहित्य, जिनमें राजाओं के युद्ध, विवाह, प्रेम और शिकार मुख्य विषय वस्तु थे। राजाओं की स्तुतियाँ, युद्धों के वर्णन, राजाओं की वीरता के अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, राजाओं की विलासिता का महिमागान इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। धर्मस्थलों में रचित साहित्य अपने मत का प्रचार इस साहित्य का उद्देश्य था। अपने मत की अंतःसाधना, नीति, सदाचार के उपदेश इनकी विषय वस्तु थे। सिद्ध, नाथ और जैन मत के साहित्य को इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। लोकपरक साहित्य, जिसमें लोक जीवन के चित्र हैं, जनजीवन में प्रचलित कथाएं इसका आधार हैं। साधारण जनता की रुचियों को इसमें स्थान दिया गया है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, फारसी के अलावा लोक भाषाओं में भी साहित्य रचनाएं हुई हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव इसी समय में हुआ और इनमें साहित्य रचा जाने लगा। उत्तर भारत के जीवन के हर क्षेत्र में यह समय उथल पुथल का समय है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक पक्षों में भारी बदलाव हुए। परंपरागत सत्तासीन सामाजिक वर्गों की सत्ता को तथा केंद्रीय राजनीतिक सत्ता को चुनौती मिली। स्थानीय सत्ताएं स्थापित हुई। स्थानीय संस्कृतियों, बोलियों, भाषाओं, कलाओं में उभार आया। तुर्कों के आगमन ने यहाँ के जीवन में हलचल पैदा की। समाज के निम्न वर्गों में सामाजिक बराबरी, भाईचारे और समानता की चाह पैदा हुई। हिंदी साहित्य की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण काल है। इसी काल में हिंदी भाषा में साहित्य रचा जाने लगा। बाद में यह भाषा उत्तर भारत की साहित्यिक अभिव्यक्ति की मुख्य भाषा बनी। इस तरह आज हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के आदिकाल की परिस्थितियाँ और उन परिस्थितियों ने किस तरह से हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।